नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रंगमंच, टीवी और फिल्म अभिनेता अशोक बंठिया से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग। दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में हम सुन रहे हैं अशोक बंठिया जी को, रंगमंच के एक सजे हुए मजे हुए कलाकार, और उनको आपने फिल्मी पर्दे पर भी देखा है। फिल्मी सफर अब यहाँ से शुरू करते हैं और सुनते हैं कि फिल्मी दुनिया में आपका ये सफर कैसा रहा, क्या क्या अनुभव थे, वो थोड़ा सा बताइए। रुदाली नाम की फिल्म बहुत अच्छी, मेरी पत्नी भी थी उसमें, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी जी। और तमस नाम की, तो मैं 5 साल तो गोविंद नहलानी का असिस्टेंट रहा। अच्छा। मुंबई आने के बाद आघात नाम की एक फिल्म थी जो यूनियन पे बनी थी, उसमें मैंने एक्ट भी किया था और असिस्ट भी था गोविंद नहलानी को। तो और तमस तो पूरी हमें एसोसिएट डायरेक्टर की तरह काम करता रहा उनके साथ, और पूरी सीरीज बनी थी। ओह, बहुत अच्छे। और गोविंद जी का काम, मेरे गुरु हैं, फिल्मों के गुरु जो है वो गोविंद नहलानी है, जो मुंबई आने के बाद, और कोई फिल्में तो इतना ज्यादा की नहीं थी उससे पहले, तो मुंबई आने के बाद तो उन्होंने सिखाया जो कुछ था। उसके बाद मुझे लगा कि एक्टर मेरा ज्यादा होना चाहिए, और एक्टिंग की तरफ बहुत रुझान भी था, तो मैं एक्टिंग करता रहा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि थिएटर ने इतना वक्त नहीं दिया कि मैं बहुत ज्यादा फिल्में कर चुका हूँ जी। फिर भी मैंने इतने वर्षों में करीब 70-80 फिल्में कर ली हैं। और जैसे खूबसूरत थी सोनम कपूर के साथ, उसमें बहुत बड़ा मजेदार रोल था, पूरा डांस भी किया, नाचता भी रहा। क्या उसका अनुभव क्या रहा? अरे बहुत अच्छा। हम राजस्थान में शूट करते थे जी। फवाद और ये एक्ट्रेस तो रत्ना पाठक थी उसमें, तो रत्ना मेरी सीनियर है भी जी। सोनम वाज वंडरफुल पर्सन, बहुत ही मजा आया, इतनी सपोर्टिव, प्रोडक्शन भी उन्हीं का था। ये कमर्शियल फिल्म थी, और कमर्शियल फिल्म में भी कैसे आप आर्ट की सेवा करते हुए एक अच्छे कमर्शियल फिल्म बनाते हैं, और बहुत फुहड़ नहीं थी जी। और ये ऐसे ही काम किया मैंने ज्यादातर, कि जहाँ फुहड़ता कम हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उस फिल्म को करते हुए। अंजन की सिटी में मारा बम डोले, अंजन की सिटी में मारा बम डोले। अंजन की सिटी में मारो बम डोले, अंजन की सिटी में मारो बम डोले। दौड़ा दौड़ा रे, दौड़ा दौड़ा रे ड्राइवर, चल मत होले होले। दौड़ा दौड़ा रे ड्राइवर, चल मत होले होले। थोड़ा और पका ले ड्राइवर, चल मत होले होले। अंजन की सिटी में मारो बम डोले, अंजन की सिटी में मारो बम डोले। इंजन बोल रहा है, पक पक इंजन बोल रहा है, पटरी थर थर कांपे। पक पक इंजन बोल रहा है, पक पक इंजन बोल रहा है, पटरी थर थर कांपे। कहाँ रुकेगी गाड़ी आकर, कहाँ रुकेगी गाड़ी आकर, मन ये मेरा पूछे। इंजन जुड़ जाए, इंजन जुड़ जाए, मुझसे आके खाऊं हिचकोले। अंजन की सिटी में मारा बम डोले, अंजन की
कभी लगता है जैसे मैं ही तो हूँ रे। ऐसी मीठी सी सिटी बोले कानों में रस घोले। अंजन की सीटी में मारो बम डोले, अंजन की सीटी में मारो बम डोले। दौड़ा दौड़ा रे चल होले आपकी फिल्म है आंखें। जी, आंखें का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उन दिनों मैं मुंबई जब आया तो मेरे पास काम कम था, पैसे भी कम थे। तो विपुल शाह और शोभना देसाई ये दोनों थिएटर करते थे, गुजराती थिएटर। अच्छा। मेरी मुलाकात इनसे हुई तो इन्होंने कहा कि गुजराती थिएटर में कम से कम महीने में इतने शो हो जाते हैं कि आप 15-20 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। करेगा गुजराती? तो रोहिणी अतंगड़ी, अजीत वाछानी और मैं, एक नाटक मिल गया मेरे को गुजराती। मैंने गुजराती सीखना शुरू किया, गुजराती सीखी और 3 साल तक मैं गुजराती थिएटर करता रहा और मेरा किचन चलता रहा। ये जैसे चाणक्य है जी, पूरी गुजराती यूनिट है हमारी, मनोज जोशी से लगा के सभी गुजराती। जी। अब जैसे चाणक्य के डायलॉग देखिए आप कि कल्याणमस्तु, मगध राज्य में आपका स्वागत है आचार्य श्रेष्ठ, किंतु आपकी उपस्थिति के लाभ का अधिकारी तो पाटलिपुत्र का राजगृह है, महाराज का अंतःपुर नहीं। देवी सुमोहा तो मगध की पटरानी है, उनके आनंद में न्यूनता कैसे आ सकती है, किंतु राज्य के अपराधियों को छुपाने का कार्य देवी सुमोहा को शोभा नहीं देता। विद्रोह, कहीं आपके विद्रोह की प्रेरणा वो यूनानी राजा अलिक सुंदर तो नहीं, और यदि है तो मैं आपको ये बता देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि अलिक सुंदर स्वदेश जाने के लिए प्रस्थान कर चुका है। इस तरह की भाषा है चाणक्य की, लेकिन इतनी खूबसूरत, इतना सक्सेसफुल नाटक, 1700 शो हो चुके हैं। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैं कोशिश करता हूँ कि फोकस है, बस मैं पुरानी चीजें भूलने की कोशिश करता हूँ। नहीं, आप रोज मतलब नया कैनवास आ जाता है, कैनवास आपका, लेकिन आपकी याददाश्त, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया से लेके वो कठिन कठिन नाम अंग्रेजी वाले जो आप ले अपने नाटकों के, निर्देशकों के, कमाल है। थैंक यू। और कहीं ना कहीं ये बहुत मदद करता होगा जब आप नाटक करते हैं। बहुत मदद करता है। तो ये जो अभी आपने जैसे डायलॉग बोला, तो कहाँ पर घात देनी है, मतलब प्रहार से बोलना है, कहाँ पर रुकना है जी, ये इसका कैसे अभ्यास करते हैं? ये अभ्यास, ये ड्रामा स्कूल का अभ्यास है, ये थिएटर का अभ्यास है। थिएटर देता है आपको, लेकिन फिर भी सब लोग स्पीच की वॉइस एक्सरसाइज करवाता है। देखिए एक बात, सिसिली बेरी ने किताब लिखी है स्पीच पे बड़ी किताब है। अच्छा। फेमस सिसिली बेरी, लेकिन पहली लाइन लिखती है कि स्पीच कैन नॉट बी टॉट, और वो स्पीच पे किताब लिखी, स्पीच सिखाई नहीं जाती है। अब आप कितना भी काम कर लो, अभी जो मेरे जेस्चर हैं जी, मैंने कहीं वर्कआउट तो नहीं किया हुआ है आपसे बात करते समय, या आपने मेरे से जो भी प्रश्न किए वर्कआउट तो नहीं किया, लेकिन वहीं पॉज आ रहा है, वहीं स्ट्रेस भी आ रहा है, कौन से शब्द करेक्ट जाना चाहिए, कितनी सांस ले लेनी चाहिए, कब रुक जाना। तो ये दिमाग और दिल आपका सही कॉम्बिनेशन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है, उसके साथ आपकी ब्रीदिंग, ब्रेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए, और हमारे जिस तरह से काम करते हैं उसके लिए सांस का सही इस्तेमाल, जिसे कहते हैं इकोनॉमी ऑफ ब्रेथ, कि कितनी सांस कहाँ इस्तेमाल करनी है, कितनी सांस कहाँ इस्तेमाल नहीं करनी है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेनिंग तो जरूरी है जी, हमारे थिएटर की या म्यूजिक की या जो भी, लेकिन उसके बाद वो जो अंदर तक बैठ जाए अपने आप, जेस्चर भी। मैं एक एक्टर हूं, मैं कैरेक्टर अगर प्ले कर रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं एक्टर प्ले कर रहा हूं तो मैं स्टार की तरह हो जाऊंगा, कि मेरा हाथ कितना ऊपर जा रहा है, मैं देख कैसे रहा हूं, चल कैसे रहा हूं, इधर जा रहा हूं तो 2 लोग मेरे को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो है एक्टर प्ले करना। कैरेक्टर प्ले करना नसीर भाई करते हैं या परेश रावल साहब करते हैं, जो कैरेक्टर में घुसते हैं, उसके बाद जो जेस्चर करना है, नीचे बैठना है तो बैठ जाओ, खड़े होना है तो खड़े हो जाओ, बॉडी लैंग्वेज कोई भी करना है कर लो, क्योंकि कैरेक्टर में घुस चुके हो आप। वो अपने आप आपको जेस्चर देगा, वो अपने आप आपको बॉडी लैंग्वेज देगा, अपनी स्पीच देगा। तो इसलिए हर एक्टर को कैरेक्टर प्ले करना चाहिए।
बहुत कह सकते हैं हम कि इस समय आप एक चलते फिरते इंस्टीट्यूशन से हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में समय हो चला है कि एक गीत सुन लिया जाए ताकि हमारा ये बातचीत का जो सफर है, सिलसिला है, खुशनुमा बना रहे, थोड़ा संगीतमय भी हो जाए। अशोक जी, सुनते हैं ये गीत। के डेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में, खिलती बहारों में, प्यार मिले तो रुक जाए। फूलों के डेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में, खिलती बहारों में, प्यार मिले तो रुक जाए। कहीं भी के डेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में, खिलती बहारों में, प्यार मिले तो रुक जाए। चले हैं दूर हम दीवाने, कोई रसीला सा, बाका सजीला सा, यार मिले तो रुक जाए। चले हैं दूर हम दीवाने, कोई रसीला सा, बाका सजीला सा, यार मिले तो रुक जाए। यार मिले तो रुक जाए। फूलों के डेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में, खिलती बहारों में, प्यार मिले तो रुक जाए। प्यार मिले तो रुक जाए। ओ प्यार मिले तो रुक जाए। एक्टिंग की, स्पीच की आपने बात कही, लेकिन फिर हम आपको फिल्मी दुनिया में ले चलते हैं। और किस फिल्म की बात करेंगे? आंखें की बात आप कर रहे थे। हाँ, आंखें, अरे हाँ, बीच में आंखें की बात जी। उसका एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। बच्चन साहब थे उसमें। जी जी, जबरदस्त फिल्म। उस दिन हम फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहे थे जी। हमें पता था, वैन में बैठे हुए 500 लोग थे सेट पे, हर तरफ आवाजें आ रही थी, हंगामा। इधर से अजीत वाचानी भी थी मेरे साथ। बैंक का शॉट था, बैंक का सीन लगा हुआ था।
इस तरफ 25 लड़कियां खड़ी हुई थी, इस तरफ 25, बीच में सीढ़ियां थी। बच्चन साहब यहाँ से चल के आएंगे, अशोक मेहता कैमरामैन क्रेन पे बैठे हुए थे, और बच्चन साहब यहाँ चल के आएंगे, हम उनको एक चिट्ठी देंगे कि आपको हमने इस बैंक से निकाल दिया है जी। ये वाला डायलॉग था। 500 लोग कई चिल्ला रहे हैं, कोई कॉस्ट्यूम वाला, प्रॉपर्टी वाला, ये वाला, वो वाला, सेट वाला, म्यूजिक वाला, सब चिल्ला रहा है। बच्चन साहब की एंट्री होती है जी, और पूरा सेट पिन ड्रॉप साइलेंस, एक शब्द सुना ही नहीं दे रहा है कोई, मतलब विस्पर तक नहीं आ रहा है कहीं पे। हाँ, क्या हो रहा है उस व्यक्ति का, बाप रे बाप। मैं देख रहा हूं यार, ऐसा एटमॉस्फेयर हमें क्यों नहीं मिलता। हम भी तो एक्टर हैं, हमें नहीं मिलता है। हम जब एक्टिंग करते हैं तो 25 लोग चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन बच्चन साहब जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो एक भी आदमी चिल्लाता नहीं, क्या विस्पर तक नहीं करता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। ये एक मैंने सीखा उस दिन जी। मैंने कहा कि देखिए, बड़ा होने के लिए यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो तब जो लोग चुप होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अपने आप चुप होंगे, कहना नहीं पड़ेगा। तब आप पहली बार आप सामने हुए थे? नहीं, एक बार इससे पहले मिल चुका था जी। ये दूसरी बार था। एक डॉक्यूमेंट्री का कुछ शॉट था तो उनके लिए गया था। एक बार और मैं, मेरी वाइफ किसी एड की कॉस्ट्यूम कर रही थी जी। बच्चन साहब मेन वो थे, तो पगड़ी बांधना होता था, तो मेरी पत्नी ही बांधती थी बार बार। अच्छा। तो वो उनको बुलाती तो मैं भी गया था। अच्छा। मैंने कहा मेरे को भी मिलना है। ऐसे 2 बार मेरी पहले बुलाकर। अब आप देखिए, वो आए और चल के आए, अचानक बोलते, ए मैम साहब, आप उधर से तीसरी, आपने अपने कोट के बटन गलत लगा रखे। और मेरा दिमाग हिल गया। मैंने कहा ये ऑब्जर्वेशन है, ये बात जो उन्होंने कही उस दिन, इट्स अननोइंगली आप कितना सीख जाते हो। आप एक एक्टर हैं तो आप वहां हैं जी, आप बाहर नहीं हैं। बाहर थे, वैन में बैठे हुए थे, बाहर थे। जब यहां पहुंच गए हैं, सेट पे पहुंच गए, तो आप कंप्लीट एक्टर हैं, और आपको उस एटमॉस्फेयर से कितना जुड़ाव हो गया है जी। तो वो हम जो बात करते हैं ना, स्पेस और टाइम की जी, टाइम और स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर। तो वो टाइम और स्पेस वहीं पे है उनके लिए। वो उस दिन मेरा एक बहुत खूबसूरत, उनके बाद उनके साथ काम करके तो अच्छा ही लगा। वाह, मजेदार पर्सनालिटी है, मजेदार। मेरे तो आइडियल भी हैं जी, बिल्कुल। तो आंखों का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मजा आया मुझे। बहुत ही अजीबो गरीब होता है ये सच। अक्सर असामान्य, अद्भुत, कल्पना से भी ज्यादा विचित्र होता है ये सच। अक्सर वो सच जो हमें नया लगता है, अनजाना सा, एक झलक दिखाकर चौंका देता है जो हमें, उसे अजूबा मानने लगते हैं हम अक्सर। सच वो भी है जो अलौकिक है, हमारी समझ के बाहर, और उसी का डर लगता है हमें अक्सर। और सच का नकाब पहने हुए कुछ नामुमकिन किस्से आहिस्ता आहिस्ता वाकई सच बन जाते हैं अक्सर। ऐसा ही एक नामुमकिन किस्सा, असामान्य, अद्भुत, अकल्प, अनदेखा, अनजाना, अपरिचित किस्सा सच होने जा रहा है। एक खतरनाक सच। A dangerous game is about to begin. चलिए, अगर बहुत और हम किसी पॉपुलर फिल्म की बात करें तो रुदाली की बात करना चाहेंगे। हाँ, रुदाली 94 की फिल्म है। मेरी पत्नी को नेशनल अवार्ड भी मिला था इसके लिए, कॉस्ट्यूम डिजाइन, माला डे उनका नाम है जी जी। रुदाली महाश्वेता देवी की कहानी है जी, और ये कोल माइंस पे थी सारी की सारी कहानी। भूपेन हजारिका म्यूजिक कर रहे थे, डिम्पल थी, राखी जी थी, राज बब्बर थे,
राज बब्बर मेरे सीनियर थे ड्रामा स्कूल से, तो उनके साथ। कल्पना लाजमी जब डायरेक्ट कर रही थी इसको, तो मेरे घर पे कॉस्ट्यूम जब माला कर रही थी तो घर पे आते थे ये लोग जी, पड़ोस में रहते थे तो मेरे यहाँ आ जाते। अच्छा। काफी डिस्कशन वहीं पे होता था। एक दिन मेरा मन हुआ, कल्पना जी को बोला, मैंने कहा इसको राजस्थान बेस कर दो जी, ये आप जो है उधर मत रखो, राजस्थान बेस करोगे तो कलर आ जाएगा जी, कॉस्ट्यूम में कलर आ जाएगा, राजा बन जाएगा वो, और वाइन्स पे देखेंगे तो सफेद साड़ी हो जाएगी जी। पे। अच्छा, रुदाली एक और बात है कि पेड महिलाएं होती है ना जी, जी, है ना हाँ। तो राजस्थान में भी है रुदालियां, परंपरा है अच्छा। तो अब मेरे को लगा कि राजस्थान, तो इन्होंने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया और रैकी पे चले गए, फिर जैसलमेर गए, जैसलमेर में जाके इन्होंने रैकी किया कि क्या करना चाहिए, और जब कलर मिल गया इनको तो डिम्पल भी बहुत खुश हो गई। मतलब राजस्थान का जो कलर मिल गया, पगड़ी और सैंड ड्यून्स और ये, और फिर कहानी जी वो वाली, तो वो कहानी यहाँ सेट हो गई जब ये गाना कर रही थी। दिसंबर की सर्दी, बारिश का सीन, बारिश हो रही है, नकली बारिश जी जी, रात में 10 बजे शूट शुरू होता था, सुबह 5 बजे तक, और ये महिला ठंडे पानी में दांत कटकटा रहे हैं सबके, फिर भी शॉट देती थी। अरे साहब क्या बात, ऐसे स्टारिज्म नहीं मिलता है। हम लोग बहुत बैठ के देखते हैं कि अरे वाह क्या बात है, तो स्टार है यार, इतनी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और इतने बड़े घर में रहते हैं। उसके पीछे मेहनत बहुत है, बहुत मेहनती। 7 दिन उन्होंने बाल नहीं धोए। अच्छा। क्योंकि वो वहां रेत में बैठी रहती थी। मतलब वर्क करना, किसी कैरेक्टर के ऊपर काम करना, और तभी नेशनल अवार्ड भी मिलता है इस तरह के काम में। और NFDC ने उसको प्रोड्यूस किया था जी। वंडरफुल एक्सपीरियंस।
जाने भी दो यारों का, आप अगर एक्सपीरियंस हो तो। पवन मल्होत्रा, आशुतोष गवारीकर, हम सब लोग बस पे चढ़ के पोस्टर लगाने जाते थे। एनएफडीसी की फिल्म, बजट होता नहीं था, पोस्टर लगाते थे, रात को जाके पोस्टर लगाए, बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं। तो उस तरह के भी फिल्में बनी है जी हाँ, उस तरह से भी फिल्म। अभी एक गौरू नाम की एक फिल्म की थी पिछले दिनों, अच्छा। उसमें मेरी वाइफ ने कॉस्ट्यूम की। गौरू है, इला अरुण ने उसमें वो किया, रोल किया है। वो है राजस्थान में जब सूखा पड़ने लगता है जी, सूखा पड़ने लगता है तो भेड़ें और बकरियों को एक गांव से दूसरे गांव ले जाते हैं। बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं ये सब यहाँ रह जाती है गांव में, और बाकी पुरुष जो है सब बाहर निकल जाते हैं। अच्छा। और वो साल भर हो सकता है, जहां पानी मिले वहां चलते जाएंगे, और ये बाकी के लोग इधर रह जाते हैं, सब के सब। तो ये फिल्म एक थी, उसमें इला अरुण बूढ़ी हो गई है। अब उनका एक पोता है, पति तो किसी शहर में काम करने निकल गया है। अब वो कहता है कि मैं माँ को अकेला कैसे छोड़ के जाऊं, तो वो एक गधे पे उसको बिठा देता है और कहता है मैं उसके ससुराल रास्ते में वहां छोड़ दूंगा। ऐसी जर्नी में वो कहता है अब आएगा ससुराल। गांव का पता ही नहीं उस महिला को कि मेरा गांव कौन सा था। अच्छा। तो इस पे ये फिल्म थी, और बहुत ही मजेदार, बहुत ही खूबसूरत फिल्म। ये एक फिल्म अभी हमने लेटेस्ट में की, तो एक एक्सपीरियंस और अच्छा है इस फिल्म का। आपने और भी बहुत सारी फिल्में की है, मिशन कश्मीर। जी, मिशन कश्मीर मैंने की है, संजय दत्त के साथ है। बहुत अच्छी फिल्म है वो भी। उसमें भी एक बूमरो बूमरो गाना है, हाँ, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है वो सब। शाम रंग बुमरा बुमरा बुमरा, शाम रंग बुमरा, आए हो किस बगिया से, हो तुम। बुमरा बुमरा, शाम रंग बुमरा बुमरा बुमरा, शाम रंग बुमरा, आए हो किस बगिया से, हो तुम। भंवरे ओ शाम भंवरे, खुशियों को साथ लाए, मेहंदी की रात में तुम लेके सौगात आए। हो काजल का रंग लाए, नजरें उतारने को, बागों से फूल लाए, रसे संवारने को। काजल का रंग लाए, नजरें उतारने को, बागों से फूल लाए, रसे संवारने को। आओ मेहंदी की छाँव में गीत सुनाए, झूमे नाचे साज खाए, जश्न मनाए। बुमरो बुमरो, शाम रंग बुमरो बुमरो बुमरो, शाम रंग बुमरो, आए हो किस बगिया से, ओ तुम। खिल खिल के लाल हुआ मेहंदी का रंग, ऐसे कोरी हथेलियों पे खिलते हो फूल जैसे। खिल खिल के लाल हुआ मेहंदी का रंग, ऐसे गोरी हथेलियों पे खिलते हो फूल जैसे। ये रंग धूप का है, ये रंग छाँव का है, मेहंदी का रंग नहीं माँ की दुआओं का है। मेहंदी का रंग सच्चा, बाकी सारे झूठे, हाथों से हम मेहंदी का ये रंग कभी ना छूटे। बुमरो बुमरो, शाम रंग बुमरो बुमरो बुमरो, शाम रंग बुमरो, आए हो किस बगिया से, ओ तुम। बुमरो बुमरो, शाम रंग बुमरो बुमरो बुमरो, शाम रंग बुमरो, आए हो किस बगिया से, ओ तुम।
महाभारत की है मैंने, B.R. चोपड़ा वाली। जी जी जी। फिर रामायण की है मैंने, विश्वामित्र में था रामायण। और बहुत सारी जैसे फिल्म है जिनके नाम कम प्रचलित हुए, जैसे कि सिगरेट की तरह है। हाँ। या जूली 2 भी आई, आप उसमें भी थे। हाँ। अर्जुन द वॉरियर प्रिंस जी, भीम बने आप। अरे वो बहुत अच्छे है, वो एनिमेशन फिल्म है अर्जुन द वॉरियर। मतलब सारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं, मैं भीम का रोल कर किया है उसमें। और हम लोग स्टूडियो में थिएटर की तरह माइक लगा के उसको रिकॉर्ड करते थे। अच्छा, मतलब पूरा एक्ट करते थे? अरे पूरा एक्ट करते थे। मतलब अच्छा। धोती बांध रहा है भीम तो आ करके हुआ, मतलब धोती बांध रहा है, अरे लड्डू लड्डू न्याम न्याम न्याम, ऐसे। तो पूरे फिल्म जो है 1.5 घंटे की फिल्म इस तरह से रिकॉर्ड हुई है। तो हमने 1 महीना रिहर्सल की। अच्छा। हाँ, के रैना ने इसको डायरेक्ट किया था। के और इला अरुण भी थी वहाँ, उन्हीं का प्रोजेक्ट था। जी, और उनके साथ मैंने एक नाटक भी किया है मरीचिका नाम का। अच्छा। वो भी राजस्थानी बेस्ड था, उसमें म्यूजिकल था। तो इस फिल्म को तो बहुत, अरे उसके बाद एनिमेशन हुआ उसका, हमारी आवाज होने के बाद एनिमेशन पूरा। और यूटीवी की प्रोडक्शन थी, तो यूट्यूब वाला ने, आई लव, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा। स्वागत है। मेरी अपनी नहीं। मैंने नहीं कल ने बुलाया है, मैंने नहीं कल ने बुलाया है। आदमी अजनबी आदमी के लिए तुम्हें मन खोल कर मिलने बुलाया है। क्या बात है। मैंने नहीं कल ने बुलाया है। आदमी आदमी में दीवार है, तुम्हें छेनिया लेकर बुलाया है। मैंने आदमी आदमी में दीवार है, तुम्हें छेनिया लेकर बुलाया। मैंने नहीं कल ने बुलाया। बल्ब की रोशनी शेड में बंद है, सिर्फ परछाई उतरती है बड़े फुटपाथ पर। जिंदगी की जिल्द के ऐसे सफेदों पर पन्ने, जिंदगी की जिल्द के ऐसे सफेदों पढ़ लिए, तुम्हें अगला सफा पढ़ने बुलाया, अगला पन्ना पढ़ने बुलाया है। मैंने नहीं कल ने बुलाया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जी हाँ। बहुत सुंदर। दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में समय हो चला है कि एक गीत सुन लिया जाए, तो सुनते हैं ये गीत।
गई राह से छाँव, दूर है पीका गाँव, धीरे चलो धीरे चलो। फिल्मों की बात हो गई और थिएटर की बात चल रही है, और चाणक्य आपने कहा 1700 इसकी प्रस्तुतियां हो चुकी हैं, तो इसका कोई खास अनुभव पहले आप साझा करें। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। चाणक्य का जब शुरुआत हुई मेरी, ये पहले गुजराती में था, गुजराती में 1 एक्ट था, और अच्छा? उसके बाद हाँ मिहिर भूता ने लिखा है। मिहिर भूता, मुझे लगता है कि इस नाटक को पढ़ने के बाद और शेक्सपियर को पढ़ने के बाद मेरे को दोनों एक जैसे लगते हैं। ये नाटक बिल्कुल शेक्सपियर के करीब है, उस लेवल से लिखा गया ये नाटक, इसलिए इतना पॉपुलर भी है। ये इस तरह के नाटक बन जाते हैं, ये ब्लेस्ड है, ऊपर से आया कहीं पे, कभी कभी बनते और हैं। हम कुछ कलाकार जो हैं जो 20-20 साल से हैं इसमें, मैं 21 साल से ये नाटक कर रहा हूँ। ओहो। हाँ, चाणक्य मनोज जोशी 25 साल से कर रहा है, गुजराती से उसने शुरू किया है, उसके साथ कुछ और एक्टर्स हैं वो भी पहले से कर रहे हैं। मैं चाणक्य के कुछ डायलॉग और सुनाता हूँ। स्वागत। आप अत्यंत उदार चरित्र हैं मौर्य कुमार, विद्रोहियों को भी सम्मान देते हैं। आपके मुख से विद्रोहियों की बात सुनकर अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे राज्य में जीवित रहने से सुख कर होगा, किसी अन्य राजा के राज्य में मृत्यु को प्राप्त हूं। मुराद दासी का पुत्र, अपने बंधु का घात करने वाला राजा मुझे कभी मान्य नहीं होगा। ये मान्य था आपको? था, मान्य था मुझे, सम्राट महापद्मनंद का वंशज मान्य था। और यदि ये संभव नहीं हुआ तो नंद वंश के द्रोही को दंडित करने वाला राजा मान्य कर लूंगा मैं। तो ये इस तरह की भाषा है, इस तरह की भाषा के साथ भी हाउसफुल होता है ये नाटक। तो आप थिएटर को अच्छा परोस रहे हो तो थिएटर की ऑडियंस आएगी। अगर आपने थिएटर की ऑडियंस को चीट किया तो वो कहेगी नहीं आएगी। और ये जो आप चिल्लाते रहते हैं कि थिएटर में ऑडियंस नहीं आती है, ये कारण हम हैं, ऑडियंस नहीं है। फिर से हम आपको ले चलते हैं आपके चाणक्य की तरफ। कहीं खास जगह आपने उसकी मंच प्रस्तुति की और आपको अच्छा लगा कि अच्छा हाँ 1700 शो में ये सबसे अच्छा था? जी हाँ, कुछ शोज ऐसे थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो 2 बार देखा उन्होंने। जब प्राइम मिनिस्टर बन गए बनारस में उन्होंने शो देखा। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हैं, इतने अच्छे शोज जा रहे हैं, लोग हमको लगता है कि इंटरवल में हमको उठा के लेके चले जाए, इतना प्यार करने लगे। कितने लोग हैं इसमें? हम टोटल 14 की टीम है। तो ये 14 तब से, जब से शुरू हुआ है तब से 14 हैं? कुछ निकलते हैं, कुछ आते जाते रहते हैं? जूनियर कलाकार जो है वो रिप्लेस होते हैं, वो यंग जो बच्चे हैं अच्छा वो चले जाते हैं, वो दूसरा काम करने लगते हैं। लेकिन मुख्य भूमिका वाले सब हैं। 8 कलाकार हैं वो। ये बहुत बड़ी बात है। अरे बहुत बड़ी बात है, हिंदी थिएटर में तो कहीं सुनने को नहीं मिले। कितने वर्ष हो गए इसको करते हुए? आपने बताया था मेरे को 21 साल हो गए, वैसे 25-28 साल हो गए। इसको गुजराती में नहीं किया था आपने? मैंने गुजराती। अच्छा, गुजराती हो चुका था। जी जी जी, गुजराती हो चुका। मैं जब तब आप इसमें जुड़ा। अखिलेंद्र मिश्रा इससे पहले अमात्य राक्षस करते थे, उन्होंने कुछ 12 या 15 शोज किए थे। जी जी। फिर मेरे पास आया, तब से मैं ही कर रहा हूँ, मैंने नहीं छोड़ा। जी, जी, जी। मैं अभी थिएटर को कंटिन्यू करूंगा ही, थिएटर को नहीं छोड़ना चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि थिएटर व्यावसायिक हो थोड़ा सा, और उसकी तरफ आर्टिस्टिक एंटरटेनमेंट हो। एंटरटेनमेंट है, फुहड़ ना हो, आर्टिस्टिक हो जी। तो बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। वो जो देखने आए वो भी मिलेगा और कुछ मैसेज भी चला जाएगा। तो मैंने भारतेंदु नाट्य एकेडमी में पढ़ाया है जी, वहाँ प्रोडक्शंस भी किए हैं। ड्रामा स्कूल के सिलेक्शन कमेटी में होता हूँ मैं, जो भारंगम एक फेस्टिवल होता है उसके सिलेक्शन में मैं होता हूँ। इस समय कुछ ठीक बढ़ रहा है, थिएटर एक फेज के साथ जा रहा है, ट्रांजिशन फेज है, नया करने की कोशिश में है सब।
जो यंगस्टर है, मेरे को लगता है कि अब हमें हट जाना चाहिए, यंगस्टर को आ जाना चाहिए, उनको खुला छोड़ना पड़ेगा। वो अच्छा और बुरे के बीच में फर्क महसूस कर रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और देश और समाज के साथ में जो चलने की वाली बात है वो आज का यंगस्टर बहुत अच्छे से समझ रहा है, और उसे व्यवसायिकता जो टिपिकल बिजनेस होता है वो ना करके और एक प्रोफेशन की तरह इसको अपनाना चाह रहा है, जो कि मेरे को बहुत अच्छा साइन लग रहा है। अगर आपकी इजाजत हो, यहाँ पर हालांकि प्रवाह इतना चल रहा है बातचीत का कि मन नहीं कर रहा है रोकने का, लेकिन क्यों ना श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे, क्यों ना एक गीत सुनते हुए आगे बढ़े। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। तू आजा रे। चले हम लिए आशा के दिए नैनन में, दिए हमरी आशाओं के कभी बुझ न पाए। कभी आंधियां जो आके वो बुझाए। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। आजा रे। अशोक जी, आपकी बातों से उम्मीदें बहुत जगती हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में ये डर भी लगता है कि जो आज की पीढ़ी है, नहीं ऐसा लगता कि खुलापन है और भटकाव सा भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को नहीं लग रहा। मैं उनके साथ अगर अटैच हो जाऊं ना जी, तो मेरे को नहीं लगेगा। मेरे को उनके पास जाना पड़ेगा और उसको थोड़ा गहराई से देखना पड़ेगा कि ये सच में अच्छा है या बुरा है। मैं दूर रह के नहीं देख सकता ना, ये हम लोग ना करें, बेईमानी होगी। बेईमानी है। और मैं पास जब जा रहा हूं, मेरे को कोई वही संस्कार है जी, अलग तरीके से है वो, कि मैं पैर छू रहा हूं तो वो दोनों दबा के नहीं छू रहा हूं, खाली टच करके छू रहा हूं, इतना ही फर्क है। लेकिन मेरा मन तो है पैर छूने का, और मन में पूरा सम्मान है। मन में पूरा सम्मान है। हो सकता है झुकूं भी ना, लेकिन मन में सम्मान है। मैं देख रहा हूं इनको, मैं तो तवज्जो दे रहा हूं, भी कर रहा हूं, इनके साथ बहुत काम करता हूं। तो ये हम लोग बहुत आसान है ना, क्योंकि क्रिटिसिज्म इज सो इजी जी, घंटों बात कर सकते हैं क्रिटिसिज्म। बिल्कुल सही बात। और सच को कहें कि ये फोन है बस, उसके बाद कुछ नहीं। सच एक लाइन में हो जाता है ना कंप्लीट। बिल्कुल सही बात। चलिए सेंसर बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी हाँ। कितने वर्षों से आप इसमें जुड़े हुए हैं? मैं 4था वर्ष है जी। मैं शुरू में जब सेंसर बोर्ड में आया था तो बहुत अच्छी बात जो हुई, उन्होंने मुझे फिल्में कैसे देखी जाती हैं वो सिखा दिया। वो ओरिएंटेशन हुआ मेरा कि फिल्म भी ऐसे देखी जाती है। अच्छा। फिल्म को ऐसे देखना चाहिए। और मुझे लगता है ये इतना कमाल का ओरिएंटेशन है कि हम लोग
वो तो जानते ही नहीं कि कैसे, मतलब मैं इंटरनेशनल अगर ऑडियंस को देखता हूं, उनको आता है देखना, हमको देखना भी नहीं आता है। हम लोग ऑलरेडी इतने क्या कहते हैं ना, प्री ऑक्यूपाइड होके आते हैं कि ये देखना है मेरे को जाके। नहीं यार, कुछ नया भी तो है। तो सेंसर बोर्ड ने मुझे ये सिखाया कि कैसे देखना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि सेंसर बोर्ड चाहिए नहीं होना चाहिए, फिल्में सेंसर होनी चाहिए नहीं होना चाहिए। अभी क्या है, बहुत पुराने डायरेक्टिव्स हैं, उन डायरेक्टिव्स को बदलना चाहिए, क्योंकि आज से शायद मेरे ख्याल से 25-30 साल पहले ये डायरेक्टिव्स आए थे और उन्हीं पे अभी तक चला जा रहा है। समाज बदल रहा है, इंटरनेशनल सिनेमा कितने दूर तक जा रहा है, ग्लोबलाइज हो रहा है। एक तरफ आप सबसे ज्यादा फिल्में बनाते हैं दुनिया की, नंबर ऑफ फिल्म्स 2000-1500 से ज्यादा बन जाती है हमारे यहाँ देश में। ये परीक्षा की तरह हो गया है सेंसर जी, कि जो छोटा फिल्म मेकर है वो बेचारा डरता है, परीक्षा की तरह जाता है और उसे कह दिया जाता है कि यू सर्टिफिकेट मिलेगा, यूए मिलेगा, ए मिलेगा, ये कर लो तो हो जाए। वो मान लेता है कि ठीक है सर। अब इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है कि दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे तो मतलब फुहड़ता दिखाई जाती है, नग्नता दिखाई जाती है, सब कुछ दिखाया जाता है। क्या ये रोका जाए, इस पे समय खराब किया जाए, या फिर संस्कार दिए जाए? दोनों में से क्या किया जाए? अगर मेरे पास अगर सिविक सेंस है कि मैं सड़क पे कचरा ना फेंकूं, तो मैं 60 वर्ष की उम्र से ज्यादा लोगों को क्यों सिखा रहा हूं? वो तो हो गए भ्रष्ट, उनको तो जाने दो। मैं 6 वर्ष के बच्चे को सिखाऊंगा कि कचरा नहीं फेंकना है। अगर वो सिविक सेंस वहां से आना शुरू हो जाता है, तो मेरे ख्याल से हमें आज जो जरूरत है वो ओरिएंटेशन बचपन से शुरू कर दें कि फिल्म को कैसे देखना है, क्या सेंसर बोर्ड होना चाहिए, टेलीविजन पे जो कंटेंट आ रहा है उसे कैसे देखना चाहिए। ये सब हम स्कूलों में शुरू कर दें। बच्चों को पेरेंट्स नहीं सिखा पाएंगे, पेरेंट्स को नहीं अभी भी, क्योंकि पेरेंट्स वो भी वही कि मेरा बच्चा वही देखे जो मैं चाह रही हूं या मैं चाह रहा हूं। बिल्कुल। लेकिन स्कूलों में अगर वो रैशनल हो सकते हैं, टीचर गुरु लोग थोड़े से और यंग हैं काफी, तो मेरे ख्याल से स्कूलों में ओरिएंटेशन शुरू हो जाना चाहिए कि क्या चीज देखनी चाहिए, किस तरह की कला की तरफ आपका रुझान होना चाहिए, यानी किस नजरिए से देखना चाहिए। तो आज वो जो सेंसर बोर्ड में हम लोग जो फिल्में देखते हैं, जिसमें जो चीज काट देते हैं, कहते हैं कि अच्छी नहीं है, वो अच्छी है, कैंची चल जाती है, अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसी लिबर्टी ले रहे हैं कि भैया टेलीविजन पे दिखा सकते तो हम भी दिखा सकते हैं। फिर आप क्या कहते हैं? लेकिन उसे आर्टिस्टिक नहीं बनाते हैं, उसको अच्छा नहीं बनाते हैं, वो फुअर गंदा दिखता है। कला के लिए नहीं दिखा रहे हैं, हम भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, और उससे पैसा कमाएंगे और समाज में इसका इंप्रेशन कुछ भी पड़े हमें लेना देना, उसको तो हटाएंगे नहीं, उसको काटना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। वो सेंसर इसीलिए है जी, क्योंकि फिल्में जो है वो अब अगर देखा जाए तो ठीक है, थिएटर में चलती जरूर है, लेकिन घर घर तक पहुंचती हैं। लोग अब परिवार के साथ देखते हैं, ड्राइंग रूम में बैठकर देखते हैं, तो जाहिर है कि एक समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसे महसूस करना पड़ेगा। और अंग्रेजी फिल्में ऊपर से सारी अंग्रेजी फिल्में देखने को मिल रही है, जी, अनकट फिल्में देखने को, अनकट, बिल्कुल सही। बच्चा देख रहा है, 11 साल का 15 साल का बच्चा, हमको पता ही नहीं होता पेरेंट्स को कि उसने क्या देख लिया है। तो एक्सपोजर तो इतना जबरदस्त, रोक नहीं सकते। हम बहुत उलझ गए हैं। मतलब हम लोग बड़े जो उम्र के हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं, बच्चे कुछ और बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ट्रांजिशन है, जाने दो, निकल जाएगा शायद। और हमेशा ही हुआ है कि ये निकलता है और फिर अच्छा आता है, मैं तो हमेशा अच्छे के लिए ही सोचता हूं। क्या बात है, बहुत और अच्छा ही आएगा। आप कैसे देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। सेंसर बोर्ड की बात फिर से जानना चाहते हैं कि सदस्य होते हैं, आपस में मतैक्य भी नहीं होता होगा अक्सर, कैसे निर्णय पर पहुंचते हैं आप लोग? सेंसर एक ऐसी जगह है जो समाज में एक अच्छा सिनेमा पहुंचा सकता है, समाज को एक बहुत बढ़िया ओरिएंटेशन दे सकता है, मतलब एक जो चेहरा है ना फिल्मों का उसको बदल सकता है। इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और वो जितने फिल्म मेकर है वो मानते हैं इस बात को। तो वो जो डायरेक्टिव्स हैं अब हम सेंसर बोर्ड के, वो थोड़े बदलने पड़ेंगे। कार्यप्रणाली की बात हम करना चाह रहे थे। प्रणाली तो कुछ नहीं कि हम लोग सारी फिल्में देखते हैं, पूरी फिल्म देखते हैं,
अपने नोट्स बनाते हैं। अच्छा। अपने नोट्स हम लोग 4 मेंबर होते हैं, एक ऑफिसर होते हैं और पूरी फिल्म देख रहे हैं। देखते देखते लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग ने अपने पॉइंट लिखे होते हैं, सर ने बताया कि अच्छा इन सब पे हम एक जगह पे हम लोग सहमति पे आ जाते हैं कि इस चीज को रखना चाहिए और ये चीज चलने दी जा सकती है, कोई बात नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट में थी या नहीं जी, थोड़ा सा फ्लैश है, रिवीलिंग है, कॉन्टेक्स्ट में है तो चलेगा, और नहीं है खाली देने के लिए दे रखी है तो हम काट देते हैं उसको। तो हम सब एक बात में सहमत हो जाते हैं और फिर फिल्म क्लियर। दूसरा, कई बार ऐसी फिल्में होती जो क्लियर नहीं होती है बिल्कुल भी, तो दूसरी कमेटी बैठती है फिर से। अच्छा। फिर ऑफिसर, अब हमारे बड़े ऑफिसर्स भी आते हैं और वो देखते हैं, स्पेशलाइज्ड जो लोग होते हैं, समाज के लोग हैं, वो भी आते हैं। अच्छा। वो देखते हैं, फिर वो कहते हैं हाँ इसमें से ये निकाल सकते हैं। और तो कुछ फिल्में ऐसी होती है जैसे ए सर्टिफिकेट में चल जाता है, यूए में उससे कम चलता है, और यू अगर देना है तो बिल्कुल नहीं चलता है। वो पारिवारिक फिल्में होती है। जिस समय आप लोग फिल्में देख रहे होते हैं उस समय बहुत क्या कहना चाहिए कि लोग और जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो हम 4 लोग ही देखते हैं और कोई नहीं देख सकता। और कोई नहीं देख सकता? नहीं, कोई नहीं आ सकता। हाँ। एक कमेटी होती है जी, वही कमेटी के नाम आते हैं। हमको ये पता भी नहीं होता है कि हम आज फिल्म कौन सी देखेंगे। अच्छा। जी हाँ, हमें पहुंचने के बाद पता लगता है कि आपका ऑफिसर कौन है, आपके साथ कौन कौन बैठेगा और आप फिल्म कौन सी देखेंगे। अच्छा, तो बोर्ड में मेंबर्स भी बदलते रहते हैं? हाँ, 65-70 मेंबर्स हैं जी, जो 4-4 लोग एक फिल्म देखते हैं। हम लोग 4 लोग आज ये फिल्म कुछ ऑफिस में देखते हैं, कुछ टेलीविजन पे देखते हैं, कुछ थिएटर बुक करते हैं। बड़ी फिल्में थिएटर बुक होता है और हमारे यहाँ 3 स्क्रीन है, बड़ी बड़ी स्क्रीन है वहाँ, तो वो भी 4 लोग ही देखते हैं, ज्यादा लोग नहीं आते हैं। तो ये है सेंसर बोर्ड की कार्यप्रणाली। अशोक जी, किसी फिल्म का डायलॉग कुछ जो आपको कौन सा पसंदीदा है आपका, या क्या केवल आपको थिएटर के ही डायलॉग्स पसंद आते हैं? मैं तो थिएटर के डायलॉग ही सुना सकता हूँ। जरूर सुनाइए। फिर चाणक्य की। चाणक्य बोलता है कि आपकी गुप्त मंत्रणा में यदि विघ्न डाला हो तो मुझे क्षमा करना। अमात्य कहता है कि शत्रुओं को अधिकार होता है विघ्न डालने का। तो कहता है कि तो आपसे अमात्य रहने की उम्मीद करता हूं। तो कहता है कि असंभव की आशा करके दुखी होना बुद्धिमानों को शोभा नहीं देता। प्रणाम करके निकल जाता है। एक अच्छी और लाइन है इसमें, राजा होना सुखी होने का मार्ग नहीं है कदापि, स्मरण रहे चंद्रगुप्त, स्मरण रहे। इस तरह की लाइनें बहुत चाणक्य में पावरफुल है, तो वो याद रखता हूँ और वो याद रहती भी है और वो समाज में जानी भी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही तरक्की के साथ रेडियो और सुनते रहे लोग। दूर दराज में जाता है, गाँव में जाता है जी, लोग सुनते हैं। और मेरा तो संबंध रहा है रेडियो से शुरू से। उदयपुर में मैं रेडियो नाटक करता था। अच्छा। मैं पैनल में भी था वहाँ पे। मुझे कुछ पुरानी यादें बहुत, मतलब रेडियो स्टेशन की जो यादें, यहाँ की खुशबू ही अलग होती है। यहाँ अंदर घुसते ही उसी तरह से 20-25 साल 30 साल पहले जिस तरह से माइक रखे हुए थे आज भी वैसे ही रखे हुए, उसी तरह से रखे हुए। इतना अच्छा लगता है कि वापस आप इतने वर्षों के बाद भी वही पिक्चर अगर देखते हैं तो वो इम्प्रेशन जो है, आपके बचपन का इम्प्रेशन आज भी ताजा हो जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे रंगमंच टीवी और फिल्म अभिनेता अशोक बंठिया से रेणु चतुर्वेदी की ये बातचीत। ये था इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज।